गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रकाश संश्लेषण जो उच्च स्तरीय पादपों में होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेसन में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, तो उन क्रियाओं के बारे में हम एक एक कर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो सिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जो हरे पौधों में संपन्न होती है और जिसमें ये पौधे जो हैं ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और जड़ों द्वारा जो पानी ग्रहण करते हैं वो जल लेते हैं और ग्लूकोज यानी कि भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन मुक्त होती है इस क्रिया में और ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, हरित लवक के अंदर संपन्न होती है। तो वह क्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर प्रकाश में हरित लवक की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ हमारे पास इतिहास यानी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए कार्य यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स। इनको हम पादप कार्यकी का जनक भी कहते हैं। इनको पादप कार्यकी का जनक कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि प्रकाश संश्लेषण में ये जो क्रिया पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश व CO2 की आवश्यकता होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता के बारे में सबसे पहले जो बताया वो स्टीफन हेल्स ने बताया और इसलिए इनको पादप कार्यकी का जनक भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो प्रिस्टले ने बताया कि जो पौधे होते हैं हरे पौधे वो वायुमंडल की अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। यानी जो हरे पौधे होते हैं वो वायुमंडल की अशुद्ध वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं और इसलिए प्रिस्टल ने एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से यही बताया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। लेकिन इसको वास्तव में इन्होंने तो बताया कि अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। बाद में एक वैज्ञानिक थे सिनेबियर। इन्होंने इसको प्रूव किया कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं तथा O2 त्यागते हैं। तो ये बात किसने बताई? सिनेबियर ने बताया कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं और O2 को त्यागते हैं। डी सॉसर नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जल की उपयोगिता के बारे में बताया। डी सॉसर ने प्रकाश संश्लेषण में जल की उपयोगिता के बारे में बताया कि जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग में आता है। केल्विन व बेंसन ने C3 चक्र
खोजा। ये सारे चक्र हम आगे पढ़ेंगे इस लेसन में। और देखें तो इसके बाद हैच वेस्लैक ने C4 चक्र खोजा। C3 चक्र किसने खोजा? केल्विन बेंसन ने। और हैच वेस्लैक चक्र जो खोजा वो हैच वेस्लैक ने C4 चक्र खोजा। तो ये कुछ वैज्ञानिक थे, और जो वैज्ञानिक हैं उनको अपन और लिख देते हैं। जैसे स्टीफन हेल्स का हो गया, पेस्टले, सिनेवियर, डी सोसर। इसमें एक और वैज्ञानिक हैं जॉन इंजनहाउस। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश पे CO2 की आवश्यकता को बताया। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें CO2 और जो प्रकाश है वो काम में आते हैं। और ये जो क्रिया जो है ये हरे रंग की उपस्थिति में संपन्न होती है। यानी हरा रंग होना जरूरी है, यानी कि क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो ये भी इसका जो इतिहास है उसमें अपन देख रहे हैं। इसमें पार्क और बिगिंस नाम के वैज्ञानिक भी यहाँ पर आते हैं। पार्क व बिगिंस, इन्होंने क्वांटासोम की खोज की। क्वांटोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। क्वांटासोम क्या होते हैं? ये क्लोरोफिल जो अपन पढ़ेंगे आगे, ये हरित लवक के अंदर ग्रेना के ऊपर मौजूद संरचनाओं, जिनको अपन क्वांटासोम कहते हैं, उनके अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल। तो जब हरित लवक की संरचना पढ़ेंगे तो अपन इनके बारे में भी वहाँ डिस्कस करेंगे। तो पार्क और बिगिंस ने क्वांटासोम की खोज की। एक वैज्ञानिक और थे आर्नन। इन्होंने फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया कि प्रकाश की उपस्थिति में जो ATP का निर्माण होता है उसके बारे में इन्होंने बताया, आर्नन ने। तो इस तरह से ये कुछ खोजें जो यहाँ पर अपन ने देखी वो आई है सामने। ब्लैकमैन ने, एक वैज्ञानिक और थे ब्लैकमैन, इन्होंने सीमाकारी कारकों का नियम दिया। सीमाकारी कारक क्या है ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोजें यहाँ पर अपन ने देखी। ये हो गया इसका इतिहास। बच्चों, इतिहास के बाद हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ पर है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल। तो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल है, वास्तव में ये पत्ती जो होती है, पौधे की पत्ती या जो पर्ण है, उस पर्ण में मौजूद हरित लवक के अंदर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हरित लवक की संरचना हम देखें तो ये एक डबल झिल्ली युक्त संरचना होती है। तो डबल झिल्ली है, ये बाह्य झिल्ली और ये अंत्य झिल्ली या आंतरिक झिल्ली, दोनों के बीच में द्रव भरा होता है। इसके अंदर की तरफ जो पदार्थ या द्रव्य भरा हुआ है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें सिक्कों के ढेर की तरह या तस्तरियों की तरह ये संरचनाएं व्यवस्थित होती हैं इस तरह से।
इन संरचनाओं में अगर अकेले की बात करें तो ये अकेले जो संरचना है तस्त्री के समान, इसको हम ग्रेना कहते हैं, ग्रेना या थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनकी खोज मेंके थाइलेकोइड ने की थी, तो इसलिए थाइलेकोइड कहते हैं इनको। और इन सब को जब ये ढेरी बना लेती हैं, सिक्कों की ढेर की तरह व्यवस्थित होती है, तो इस पूरी संरचना को बोलते हैं ग्रेनम। अकेले को ग्रेना बोलेंगे, सबको मिलाकर ग्रेनम बोलेंगे। ये सारी जो ग्रेनम है ये आपस में एक झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती हैं, इसे बोलते हैं इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम के द्वारा जुड़ जाती है आपस में ये। और ये जो ग्रेना है, इनके ऊपर ये ऐसे कण मौजूद होते हैं, सूक्ष्म कण, इन्हीं को बोलते हैं क्वांटोसोम, जिनकी खोज पार्क और बेगिन ने की थी। क्वांटोसोम ये ग्रेना के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये जो क्वांटोसोम है, इनके अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल के अणु। क्लोरोफिल के जो अणु हैं, लगभग 230 अणु जो हैं वो एक क्वांटोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए जो है वो मौजूद होता है हरित लवक में। डबल स्टैंडर्ड वृत्ताकार डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें राइबोसोम भी होते हैं 70S प्रकार के। इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये सारी संरचनाएं यहाँ पर हरित लवक के अंदर मौजूद होती है और इसी के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों, इसके आगे का जो अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो इसको समझें, पढ़ें और घर में ही अभी आप ज़रूरत हो तो बाहर निकलें, वरना सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें।